वेलकम फ्रेंड्स, एयर पोल्यूशन के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक। पिछले वीडियो में हम लोग एयर पोल्यूशन वाला टॉपिक देखे थे, उसमें एयर पोल्यूशन होता क्या है, उसके बाद से धूल से कैसे एयर पोल्यूशन फैलता है, धुआं से कैसे फैलता है, और आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे कि फ्लाई ऐश राख से कैसे हमारा क्या कहते हैं, राख से कैसे हमारा एयर पॉल्यूट होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक, पिछले वीडियो में आप लोग को जो भी चीज़ समझाया गया होगा सब समझ में अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो अब बात हम करेंगे राख, फ्लाई ऐश जिसको कहते हैं। राख से कैसे हमारा एयर पॉल्यूट होता है। पहले तो ये जानिए कि राख कैसे क्या होता है। जब कोई भी चीज़ जलाते हैं तो जलाने के बाद से धुआं बन के उड़ जाता है वो चीज़, और उसके बाद से जली हुई कुछ पदार्थ रह जाती है जिसे हम कहते हैं राख। देखिए जो आपका यहाँ लिखा भी हुआ है कि ईंधन से जलने से धुआं निकलता है, इसके साथ ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें धुएं में मिली रहती हैं, और उसी समय उपरोक्त धुआं गैस के साथ साथ पूर्ण रूप से जले हुए पदार्थ की को राख के वायुमंडल में चली जाती है, जिसके फलस्वरूप राख बनता है। सामान्यतः बॉयलर में प्रयोग होने वाले ईंधन के जलने से प्राप्त होने वाले राख ही उड़ने वाली राख कहलाती है। ठीक, फ्लाई ऐश किसको कहते हैं? जो बॉयलर से जलता है उसके बाद से जो राख निकलता है उसको हम फ्लाई ऐश कहते हैं। ठीक, जो हवा में मिक्स हो जाता है। तो ये हमारे हो गई फ्लाई ऐश की बात। अब फ्लाई ऐश कैसे हमारे एयर को पॉल्यूट करता है ये भी देखते हैं। देखिए, फ्लाई ऐश बाय वेट और बाय पार्टिकल साइज बहुत ही हल्का होता है। ये फ्लाई ऐश आपका एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाता है, और बाई जब हम रिस्पिरेशन सिस्टम जब सांस लेते हैं तो बाई रिस्पिरेशन थ्रू वो हमारे फेफड़े में चल जाता है, और फेफड़े में जाके ये हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की परेशानियां या डिजीज देता है। ठीक, अब बात करते हैं कैसे फैलता है, तो ये भी आइए बात करते हैं। फ्लाई ऐश की बात हो रही है तो फ्लाई ऐश होता क्या है ये भी देखते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं शुगर फैक्ट्री, शुगर इंडस्ट्री के। शुगर इंडस्ट्री से टर्म मेरा ये है कि जहाँ चीनी बनता है। ठीक, अब चीनी किससे बनता है? हमारा गन्ने से, यानी शुगर केन से। शुगर केन, गन्ना। ठीक, गन्ने का उपयोग करके हम चीनी बनाते हैं। गन्ना कहाँ से आता है? खेत से। फार्मर्स, किसान उसको उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, उसको ले जाके चीनी फैक्ट्री में देते हैं। ठीक, जब गन्ना ले जाया जाता है तो गन्ना को हम क्या करते हैं? पेरते हैं। क्या किया हमने? गन्ने को पेरा। पेरने के बाद से उसका अब क्या बच जाता है? खुचला, जिसको गन्ने का खुचला कहते हैं। ठीक, हमारा क्या बच जाता है? ये खुचला बच जाता है। अब अगर कोई इंडस्ट्री चला रहा है तो कोशिश करता है कि वेस्ट को भी हम यूज कर ले कहीं ना कहीं। खुचला में रखे का वेस्ट है, तो अब इस खुचले को हम एज ए ईंधन, एज अ फ्यूल यूज किए। किस यूज में लाए फ्यूल में? कि भट्ठे में जो चीनी का गन्ने का रस निकल रहा है, उस गन्ने के रस को जलाने के लिए हमने क्या किया? इस खुचले का यूज किया। जब इस खुचले को जलाते हैं, इस गन्ने के खुचले को जलाते हैं तो राख निकलती है। इस गन्ने के खुचले को जलाते हैं फ्यूल के रूप में, तो उसमें से क्या निकलती है? राख निकलती है। ठीक, इस राख को हम कहते हैं बगास गैस। बगास एस, इस बगास एस का यूज बहुत होता है, लेकिन ये एक तरीके का हमारा क्या है? राख है। तो एक बगास एस, अब ये हम किस फैक्ट्री से रिलेट कर दिए? शुगर फैक्ट्री से। अब बगास एस निकला तो जाहिर सी बात है कि ये बाई वेट
एंड बाय साइज बहुत छोटा होता है, तो ये क्या होगा, हमारे एयर में मिक्स्ड हो जाएगा। हवा में क्या हो जाएगा, ये हमारा मिक्स हो जाएगा, और हवा में मिक्स होकर ये क्या करेगा, पोल्यूट करेगा हवा को। ये हमारी क्या होगी, शुगर फैक्ट्री की। इसी तरीके से यहाँ फ्लाई ऐश की बात हो रही है। ठीक, फ्लाई ऐश कहाँ से निकल रहा है, फ्लाई ऐश हमारा कहाँ से निकला, हमारी कोई इंडस्ट्री है, मान लेते हैं एल्युमिनियम की। उस एल्युमिनियम की इंडस्ट्री में आपका क्या है, बॉयलर है। ठीक, अब इस बॉयलर में हमने फ्यूल के रूप में जलाया कोयले को या किसी भी चीज को। जब जलाया तो इस बॉयलर से जो राख निकली, उस राख को हमने क्या कहा, फ्लाई ऐश। ठीक, इसी तरीके से कोई हमारी स्टील फैक्ट्री है, जैसे गोरखपुर में आपका गैलेंट है, जिसमें आपका सरिया बनाया जाता है। ठीक, अब उस सरिये को बनाने के लिए, उस सरिये को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए, उस सरिये को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हमको फ्यूल की आवश्यकता होगी। जलाने के लिए, गलाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी, फ्यूल की। फ्यूल के रूप में हम कोल यूज कर लेते हैं, और भी कई तरीके के हम फ्यूल को यूज करते हैं। जब इसको बर्न करते हैं तो यहाँ से भी हमारी क्या निकलती है, राख निकलती है। ठीक, ये राख हमारी क्या होती है, एयर में मिक्स हो जाती है, और एयर को क्या करती है, हमारी पॉल्यूट करती है, क्योंकि ये बाय वेट और बाय वॉल्यूम और बाय साइज बहुत ही हल्की और छोटी होती है। ये एयर में आसानी से क्या हो जाती है, आपकी मिक्स हो जाती है, और ये हमारे हवा को क्या कर देती है, दूषित कर देती है। तो ये हम किस फैक्ट्री की बात कर चुके हैं आपसे, शुगर केन की। ठीक, कोई हमारा एल्युमिनियम फैक्ट्री है, फिर हमारी कोई स्टील फैक्ट्री है। इसी तरीके से सीमेंट फैक्ट्री की बात करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री की, सीमेंट इंडस्ट्री। चलिए, जब सीमेंट बनाया जाता है तो सीमेंट को हमको क्या करना पड़ता है, एज अ हाई टेम्परेचर पे जलाना पड़ता है। क्लिंकर में, क्लिंकर में हमको एज अ हाई टेम्परेचर पे क्या करना रहता है, सीमेंट को बर्न करना रहता है, ताकि हमारा सलरी बन सके। ठीक, तो जब सीमेंट को हम बर्न करते हैं तो उसके लिए भी हमको क्या करते हैं, कोल की या अदर फ्यूल की, और अदर फ्यूल की हमको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो वहां से अभी हमारा क्या निकलता है, ऐश निकलता है, राख। ठीक, इस राख से भी हमारा क्या होता है, एयर पोल्यूट होता है। ऐसे ढेर सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हम कोयले का यूज करते हैं या अदर फ्यूल का यूज करते हैं। ठीक, अब वो फ्यूल हमारा जल जाता है तो उसमें से हमारे कौन कौन सी गैस निकलती है, अभी मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, और भी कई तरीके की गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस हमारी निकलती हैं। ठीक, और जो बच जाता है जलने के बाद से जो पदार्थ हमारा, वो कहलाता है राख। उस राख से हमारा क्या होता है, एयर पॉल्यूट होता है। किस तरीके से, हवा चली तो वो राख हमारे एयर में मिक्स हुआ, एयर में मिक्स होके वो एयर को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। ठीक, क्लियर है, किस किस चीज़ से मैंने आपको बता दिया, धुआं से किस तरीके से एयर पोल्यूट हो रहा है, कोलाइडल पार्टिकल धूल से किस तरीके से पोल्यूट हो रहा है, राख से किस तरीके से हमारे एयर पोल्यूट हो रहा है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत, हवा को पोल्यूट करने के सोर्स क्या क्या हैं, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन।
एयर पॉल्यूट करने के सोर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में भी देखते हैं। एयर पोल्यूशन का हमारा दो स्रोत होता है, एक हमारा होता है प्राकृतिक, जिसको एक नेचुरल इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसे हुआ? प्रकृति के तरफ से। अब एक चीज ये आपके दिमाग में आएगा कि प्रकृति कैसे हमारे एयर को पॉल्यूट करेगी। हवा चल रहा है, हवा चल रहा है तो कोलाइडल पार्टिकल हमारे एयर में मिक्स हो रहे हैं, चक्रवात आया, लैंडस्लाइड आया, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, ठीक, हमारे एयर में जो गैसेस होते हैं वो आपस में रिएक्शन करके कुछ हार्मफुल गैसेस का निर्माण करते हैं। तो इसके जरिए हमारा क्या कर रहा है, ये हमारे किस में आ गए हैं? नेचुरल में। कौन कौन से हो गए? लैंडस्लाइड, उसके अलावा क्या हम बताएं अभी? साइक्लोन, उसके अलावा ज्वालामुखी का विस्फोट, वॉल्केनो, वॉल्केनो में विस्फोट, वॉल्केनो ब्लास्ट। उसके अलावा और हम क्या हो सकता है? रिएक्शंस इन एयर, ठीक। उसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, अर्थक्वेक हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे चीज़ें हो गई। ये तो हमारा हो गया नेचुरल का। अब आर्टिफिशियल की बात की जाए तो आर्टिफिशियल जो मानव द्वारा किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया? व्हीकल्स, डिफॉरेस्टेशन, उसके बाद से इंडस्ट्रीज, उसके बाद से पॉपुलेशन, उसके बाद से ब्लास्टिंग, और भी कई चीज़ें हैं जो एयर को क्या करती हैं? पॉल्यूट करती हैं। आपके किस में आ गए? आर्टिफिशियल में आ गए। अब बारी बारी से सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग वायु प्रदूषण के स्रोत। वायु प्रदूषण प्रमुख रूप से निम्न स्रोतों से प्राप्त है। पहला हमारा क्या है? प्राकृतिक। वायु प्रदूषण कई प्राकृतिक कारणों से स्वयं ही प्राप्त होता रहता है। जिसमें पहला हमारा वायुमंडलीय क्रियाएं, ठीक, जो हम बताए हैं कि रिएक्शन इन एयर में, ठीक। तो इसके अंतर्गत वायुमंडल के निचले भाग में प्राकृतिक रूप से कई रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इन रासायनिक क्रियाएं वायुमंडल में उपस्थित गैस, वाष्प, द्रव तथा ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में जो हमारे गैसेस हैं, एयर में जो हमारे क्या हैं, गैस हैं, ये क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके कुछ हार्मफुल गैसेस बना देते हैं। प्रोड्यूस्ड सच हार्मफुल गैसियस, ठीक, सच हार्मफुल गैसियस, जो क्या करते हैं? जो क्या करते हैं? हमारे एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके उनकी परसेंटेज को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है? इन्वायरमेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है।
डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? वायुमंडलीय क्रियाओं के बारे में। अब बात करते हैं ज्वालामुखी का फटना। ठीक, किसकी बात करेंगे? ज्वालामुखी का फटना। देखिए, जब ज्वालामुखी फटती है तो इसमें से कई गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन आदि गैसेस हमारी बाहर निकलती हैं, और ये गैसेस जाके हमारे एयर में मिक्स करके इसको क्या करती है? पॉल्यूट करती हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है कि इसके फटने से धूल कण, विभिन्न गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट के ऑक्साइड, कार्बन आदि के अर्ध जले कण निकलते हैं, जो वायु को प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक, हुआ क्या कि ज्वालामुखी का क्या हुआ? विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी फटा तो आपके गैसेस कौन कौन से निकल गए? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसेस निकल के क्या किया? आपको एयर को क्या कर दिए? पॉल्यूट किए। ये तो गैस की बात होगी। इसके साथ ही साथ हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स धूल धक्कड़ हमारे क्या हुए? एयर में मिक्स हुआ, जो एयर को क्या कर देगा? पॉल्यूट कर देगा। ठीक, इसके अलावा चलिए स्टार्ट करें। हाँ, तो ज्वालामुखी के फटने की बात हम लोग कर रहे थे, जो हम समझा भी चुके हैं, आप लोग समझ भी गए होंगे अच्छे से कि ज्वालामुखी का फटना किस तरीके से हमारे एयर को पॉल्यूट करता है। चलिए अब आगे बात करते हैं चक्रवात। जो चक्रवात के कारण वातावरण में हमारे धूली कण मिल जाते हैं। ठीक, कोलाइडल पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, जो हमारे एयर को क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं। देखिए, जब हवा चलती है, तेजी से हवा चलती है, या साइक्लोन आता है, या आंधी तूफान आता है, तो उसके साथ हमारे क्या कहते हैं? धूल धक्कड़ उड़ते हैं। वो धूल धक्कड़ हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है। साथ ही साथ वो एयर में मिक्स होकर एयर को पॉल्यूट करते हैं, जो बाय रिस्पिरेशन थ्रू हमारे लंग्स में जाके हमारे लंग्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे पेड़ पौधों को, हमारे जानवरों को, जीव जंतुओं को, एक्वाटिक फिशेस को वो क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। ठीक, तो इसीलिए साइक्लोन से भी हमारे एयर क्या होता है? पॉल्यूट होता है। बस दलदली क्षेत्रों में गैसेस रिएक्शन होना, दलदल में भी रिएक्शन होते हैं, जहाँ से हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। वो हार्मफुल गैसेस भी आपके एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे? कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाएंगे। अब हम बात करते हैं कृत्रिम स्रोत, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में मैंने बताया था
डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव, ठीक, कंस्ट्रक्शन का काम, वाहन का चलना, उद्योग का विस्फोट होना, जनसंख्या वृद्धि, ये सब क्या है, कारण हमारे होते हैं कृत्रिम स्रोत के।
तो बात हो रही थी कृत्रिम स्रोत की। कृत्रिम स्रोत में पहला है वन का कटाव। पेड़ पौधे कटेंगे तो एक चीज़ आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जान रहे होंगे, पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था कि जो पेड़ पौधे हमारे क्या करते हैं, कार्बन को ग्रहण करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये किसकी बात होगी? पेड़ पौधों की, प्लांट्स की। उसी के विपरीत जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, माने ग्रहण। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। किस प्रोसेस में? रिस्पिरेशन प्रोसेस में ये चीज़ हम लोग करते हैं। ठीक, अब बताइए जब पेड़ पौधों की कमी होगी या कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन बहुत ज़्यादा है, चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, तो CO2 की मात्रा ज़्यादा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी ना। लेकिन अगर प्लांट्स की कमी होगी तो कोई ग्रहण करने वाला भी नहीं रहेगा। ठीक, ग्रहण करने वाला भी नहीं रहेगा, जिसके वजह से हमारा इन्वायरमेंट में जो गैस की जो बैलेंस है, इन्वायरमेंटल बैलेंस है, वो हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर में अधिकता हो जाएगी। या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाने से हमारा क्या होगा? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा। ठीक, ये तो कार्बन की बात हो गई। अब ऑक्सीजन हमको ज़्यादा कंज्यूम करने को चाहिए। पेड़ पौधे रहेंगे नहीं तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे? वो रिलीज करेंगे नहीं। रिलीज नहीं करेंगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ऑक्सीजन जब आपका एटमॉस्फेयर में कम होगा तो सोचिए कितनी समस्याएं होंगी। अब आप एक चीज़ जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में लगभग 21% अप्रॉक्स की बात मैं कर रहा हूँ। अप्रॉक्स कितना है हमारा? 21% हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ेगा तो ये ऑक्सीजन की मात्रा घट के अगर 15% या 16% पे आ गई तो आज का आप लोग हालात देख ही रहे हैं कि कैसे लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। कोविड के चक्कर की वजह से आप लोग ये चीज़ का तो अनुभव हो ही गया होगा कि अगर हमको ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो लोग भेड़ बकरियों के जैसे उनकी मौत होगी। ठीक है, इसीलिए सोचिए ऑक्सीजन कितनी आवश्यक चीज़ है। ठीक, तो इसीलिए भाई आज के वीडियो में मैं एक वो भी देना चाहूँगा कि पेड़ लगाओ और अपनी जान बचाओ। ठीक, गवर्नमेंट भी यही कहती है, गवर्नमेंट भी स्कीम चला रही है कि अगर आप एक पेड़ को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, कट रहे हैं, तो कम से कम उसके जगह पे 2 पेड़ को क्या करिए? लगाइए। अपने घर के चारों तरफ हरियाली रखिए ताकि आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे, आपको फ्रेश एयर, साफ एयर मिलता रहे और आपका जीवन अच्छे से चलता रहे। क्लियर है बात? ये तो हो गई हमारी पेड़ की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेड़ के बाद अब हम लोग आते हैं वाहन पे। ठीक, किसकी बात करेंगे? वाहन की बात करेंगे। तो चलिए, एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि व्हीकल जब मूव करता है तो इसमें से क्या निकलता है? स्मोक निकलता है, धुआं। धुआं में क्या क्या कौन कौन से गैसेस निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स, etc. These gases are so much harmful for our environment. ये गैस हमारे वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये गैसेज हमको कई तरीके की समस्याएं दे सकती हैं, जिसके वजह से एयर आपका पॉल्यूट होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जिसका एग्जांपल मैंने आपको एक दिया था दिल्ली का, कि दिल्ली में ओल्ड व्हीकल्स का परमिट नहीं बनता है। जो गाड़ी 5 साल या 10 साल से ऊपर की हो जाती हैं
उन गाड़ियों का परमिट नहीं बनता है। ये गाड़ी आपकी स्मॉल सिटीज़ में जाके ट्रेवल करती हैं। दिल्ली में इनको चलाने क्या हो जाता है, मना हो जाता है। अगर आप पुरानी गाड़ी दिल्ली में चलाएंगे तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा एटमॉस्फेयर एक्ट के चलते। आपका एयर क्या होगा, पॉल्यूट होता है, क्योंकि पुरानी व्हीकल्स धुआं ज़्यादा देती हैं। ज़्यादा धुआं देंगी तो आपका गैसेस ज़्यादा निकलेगा और आपका गैस क्या होगा, पॉल्यूट होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी व्हीकल्स की। अब बात करते हैं इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क की। कंस्ट्रक्शन वर्क, देखिए जब भी किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पे पोल्यूशन होगा ही होगा। चाहे वो आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो वहाँ पे पोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा, धुआं निकलेगा ही निकलेगा, कोलाइडल पार्टिकल्स निकलेंगे ही निकलेंगे, और जिनके वजह से आपका एयर पॉल्यूट होगा ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग उद्योग, इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज में आपके फ्लाई ऐश निकलेंगे ही निकलेंगे, स्मोक्स निकलेंगे ही निकलेंगे, और ये दोनों एक बहुत बड़े सोर्स हैं एयर पॉल्यूशन के। ये दोनों बहुत बड़े सोर्स किसके हैं, एयर पॉल्यूशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आता है हमारा विस्फोट, ब्लास्टिंग का काम। चाहे आपका कोल माइन हो, चाहे आपका बॉर्डर हो, या अदर प्लेसेस हो जहाँ पे ब्लास्टिंग का काम होता है। किसका, ब्लास्टिंग का। तो जब ब्लास्टिंग की जाती है तो इसमें बहुत सारे जहरीले गैसेस, हार्मफुल गैसेस क्या होते हैं, निकलते हैं। हार्मफुल गैसेस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जो हमारे एयर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज, जिसके वजह से एयर हमारा क्या होता है, पॉल्यूट होता है। हवा हमारा क्या होता है, दूषित होता है, जिसकी वजह से हमारे हवा में बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल, गैसेस के परसेंटेज में चेंजेस होते हैं, और इसके वजह से हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीज से झेलना पड़ता है। हमारे इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, उसमें कमी होती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो हमको एयर पोल्यूशन की वजह से फेस करने पड़ते हैं। और ये एयर पोल्यूशन का हमारा सोर्स था, कौन कौन सा सोर्स था हमारा, एक हमारा था प्राकृतिक स्रोत, जिसमें वायुमंडलीय क्रियाएं, ज्वालामुखी का फटना, चक्रवात, दलदली स्रोतों की में गैसों का वो होना। फिर कृत्रिम में वनों का कटाव, निर्माण, वाहन, उद्योग, विस्फोट और जनसंख्या। तो आज का हम लोग का ये टॉपिक था, ठीक, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है, समझाया है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। ठीक, अब कल के वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में हमारे कौन कौन से गैसेस है, उनकी कितनी मात्रा है। ठीक, कितना हमारा नाइट्रोजन होना चाहिए, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, कितना ऑर्गन होना चाहिए, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अदर गैसेस हमारे कितने एटमॉस्फेयर में होने चाहिए। उसके बाद से प्रदूषण का प्रभाव, मानवों पे क्या कैसा प्रभाव होना चाहिए, जीव जंतुओं पे कैसा प्रभाव होना चाहिए, पेड़ पौधों पे क्या उसका प्रभाव होता है। ठीक, जलवायु पे उसका क्या प्रभाव होता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन को नियंत्रण कर सकते हैं, क्या चीज़ बना के, क्या चीज़ का निर्माण करके। जैसे द्वितीय अवसादन कक्ष हो गया हमारा, अब केंद्रीय संग्राहक हो गया, फिल्ट्रेशन टेक्निक हो गई, फैब्रिक टेक्निक हो गई। और उसके बाद से जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचेगा वो ओजोन लेयर का डिप्लीशन। ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर में क्षरण
किस गैसेस की वजह से होता है, क्यों होता है, और क्या इसका इफेक्ट होता है, और कैसे हम बचा सकते हैं ओजोन लेयर से डिप्लीशन को। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपके सारे टॉपिक क्लियर हैं, सब चीज़ आपको बढ़िया समझ में आया होगा। वीडियो को जो भी चीज़ देखेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आज की वीडियो में यही तक थी।